Hello everyone, welcome back to Ansarkari. Today we will be covering the newspaper for 20th of November 2024. First of all, we're talking about a unique challenge that has been upcoming in the region of Goa, where the CM has linked the scams to increased migration. वहाँ पे दिखाया गया कि that 90% of the crimes in Goa they are committed by the migrant workers. बाहर की स्टेट से आते हैं एंड देन वहां पे हमने देखा कि स्कैम्स का जो नंबर है वो इंक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग इंक्रीज हुआ है। सो ये दिखाता है कि माइग्रेशन के लिए कैसे पोर्टल होना चाहिए एंड डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के बीच में कोलैबोरेशन होना चाहिए ताकि इस यूनिक इशू को हम ट्रैवल कर पाए। एंड जो सेफ्टी है स्पेशली वल्नरेबल सेक्शन की, दैट इज वुमेन एंड चिल्ड्रन, उसको हम मेक श्योर कर पाए। The next is regarding breaking the barriers to flow of finance, technology to global south. So यहाँ पे बात की जा रही है रिगार्डिंग द यूनिलैटरल मेजर्स, जिसकी वजह से और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज टू टेक क्लाइमेट एक्शंस। COP 29, क्या वहां पे हम एक एग्रीमेंट पे रीच कर पाएंगे फॉर द ग्लोबल साउथ स्पेशली? वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जो कार्बन लिमिट है वो ब्रीच होती जा रही है कहीं ना कहीं, तो कैसे डेकेड के एंड तक हम उसको कंट्रोल करेंगे? इसलिए जरूरी है कि कलेक्टिव मेजर्स होनी चाहिए, ना कि यूनिलेटरल मेजर्स। तो जरूरी है कि एक्शंस के साथ साथ हम फाइनलाइज भी कर पाए जो COP 29 में हम क्लाइमेट फाइनेंसिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो जरूरी हो जाता है फॉर दी डेवलपिंग कंट्री स्पेसिफिकली, ताकि वो ट्रांजिशन कर पाए, जैसे कि इंडिया, चाइना। Then at G20 summit, India China discuss resumption of flights and visa issuances. तो रीबिल्ड करने की बात कर रहे हैं इंडिया एंड चाइना अपने टाइज को। LAC के बाद जब डिसएंगेजमेंट की हमने बात की, तो जो टॉक हुई है, दे आर फोकसिंग ऑन रिज्यूमिंग द फ्लाइट्स, रिज्यूमिंग द वीजा इशुएंसेस, डेटा शेयरिंग, डायरेक्ट इंटरेक्शंस वर सस्पेंडेड सिंस द कोविड पैंडेमिक। सो यहाँ पे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर एंड हिज चाइनीज काउंटर पार्टनर वैंग वी वो मिले फर्स्ट टाइम सिंस द LAC डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट ऑफ अक्टूबर 2023। सो दोनों ही साइड्स ने एम्फसाइज किया कि पीस एंड स्टेबिलिटी एट द बॉर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेंटेनिंग अ प्रिंसिपल्ड एंड इंडिपेंडेंट अप्रोच टू सॉल्विंग द डिफरेंसेस इज क्रूशियल। सो प्रैक्टिकल प्रोग्रेस की जरूरत है, कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट की जरूरत है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ऑल्सो एट द ब्रिक्स लेवल। सो मीटिंग ये रिफ्लेक्ट करती है कि देयर इज there is a sign of pragmatic approach towards restoring India and China's ties, even after the past tensions and lack of dialogue was seen. So G20 का जो समिट हुआ है इन दी ब्राजील, रियो दे जेनेरियो, वहां पे दोनों काउंटर पार्टनर्स मिले एंड उन्होंने बेसिकली एक नई शुरुआत की है। G20 समिट में हमने देखा कि इंडिया और इटली दोनों ही नेशंस ने एक 5 ईयर एक्शन प्लान की बात की है रिगार्डिंग डिफेंस, स्पेस, एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी। ए कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी, कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान, इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप जिसमें होगी, मैरीटाइम कोलैबोरेशन होगा, साइंटिफिक इनोवेशन के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, माइग्रेशन एंड मोबिलिटी के ऊपर एम्फसाइज किया गया है, लीगल माइग्रेशन चैनल्स, फेयर लेबर प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना, इसके साथ कॉपरेशन एनहांस करना इन दी स्पेस सेक्टर, जैसे कि अर्थ ऑब्जर्वेशन, हेलियोफिजिक्स, ल्यूनर साइंस, इनको आउटलाइन किया गया।
एंड साथ ही साथ ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन से रिलेटेड बायोफ्यूल्स, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में बात की गई कि दोनों ही नेशन एम करते हैं स्ट्रेंथन करना अपने टाइज को इन द ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन। तो जो पार्टनरशिप है वो बूस्ट होगी, इंडिया को जो डिफेंस एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसमें हेल्प मिलेगा, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में हेल्प मिलेगा। इसके साथ साथ क्वेश्चन उठाया जा रहा है, नो हेल्प कमिंग फ्रॉम रियो G20, COP29 गेट्स डाउन टू रिजॉल्विंग डिफरेंसेस इटसेल्फ। सो जो G20 की जो इनेबिलिटी है टू रिजॉल्व द डिफरेंसेस ओवर द क्लाइमेट फाइनेंस अहेड ऑफ COP29, उसकी बात की जा रही है। जो G20 मीटिंग है, there was lack of consensus on climate financing, especially on contributions from the developed nations। बट ये क्वेश्चन उठाता है कि क्या दो डिफरेंट फोरम्स को हमें मर्ज करना चाहिए या उनके एजेंडा को हमें सेपरेट रखना चाहिए। डेवलपिंग कंट्रीज ने डिमांड किया है $1 ट्रिलियन एनुअल फंड टू रिप्लेस द प्रीवियस $100 बिलियन कमिटमेंट, एंड यूरोपियन नेशन ने प्रपोज किया एन एनुअल फंड ऑफ 200 to 400 बिलियन डॉलर्स। बट कोई भी कंक्रीट एग्रीमेंट तक हम अभी नहीं पहुंच पाए हैं। तो यहाँ पे जरूरत है कि फाइनेंसिंग को स्केल अप किया जाए, जो कि लीडर्स ने एक्नॉलेज भी किया, बट कोई स्पेसिफिक रेजोल्यूशन आ नहीं पाया है अभी भी COP29 नेगोशिएटर्स के थ्रू। सो हम बोल सकते हैं कि यूनिफाइड प्लान एब्सेंट है यहाँ पे, जो कि अंडरमाइन करता है द क्रेडिबिलिटी ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट लीडरशिप। क्या कलेक्टिवली हम स्टेप ले पा रहे हैं, क्या हम एक स्पेसिफिक कंसेंसस पे आ पा रहे हैं, एंड क्या हमें डिफरेंट फोरम्स को मर्ज कर देना चाहिए डिफरेंसेस को सॉल्व करने के लिए, क्या वो उनकी एफिशिएंसी को इम्पैक्ट नहीं करेगा, वो क्वेश्चन उठता है यहाँ पे। देन दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमिटी, हमने देखा सीजनल स्पाइक इन दी पोल्यूशन लेवल जो कि सीवियर प्लस कैटेगरी तक चला गया था। सो उसके लिए जरूरी है ये ऐप भी, ग्रीन दिल्ली ऐप, जहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट कंप्लेन अपनी डाल सकते हैं, ग्रीवियंस रिड्रेसल की तरह ये काम करेगा। जो भी एयर पोल्यूशन हो रहा है ड्यू टू द इंडस्ट्रीज, विजिबल स्मोक अगर दिख रहा है आपको व्हीकल एग्जॉस्ट से, रोड डस्ट दिख रहा है, इलीगल डंपिंग दिख रहा है ऑफ द गार्बेज, देन इफ देयर इज बर्निंग ऑफ बायोमास, बर्निंग ऑफ गार्बेज और द प्लास्टिक बैग, सो इजी सोल्यूशन की तरह काम करेगा, इजी वे टू रजिस्टर अ कंप्लेंट टू द गवर्नमेंट, जिसमें आप वीडियोस, फोटोज, ऑडियो भी अपलोड कर सकते हैं प्रूफ के साथ। डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे जिनको आप डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हैं, जो यूजर है उनकी जियो लोकेशन पिक कर ली जाएगी ऑटोमेटिकली, जिसके थ्रू जो अथॉरिटीज हैं वो वर्क कर पाएंगे। सो बी अ वायु रक्षक। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग वी हैव टू स्टैंड इन द ओपन ऑल डे, ब्रीथ दिस एयर, लेकिन पेट का सवाल है। तो जो वर्किंग क्लास है कैसे उसके ऊपर इम्पैक्ट आता है ऑफ एयर पोल्यूशन। हम हमेशा बात करते हैं कि हमें इंडोर रहना चाहिए, एंड जो हमारे ऑफिसेस एंड स्कूल है वो ऑनलाइन शिफ्ट हो जाता है, बट वर्किंग क्लास उनके लिए कोई ऑनलाइन मोड नहीं है, उनके लिए कंपल्शन है जाके बाहर काम करना। ये जो होमलेस लोग हैं, जो वल्नरेबल सेक्शन है, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है। जैसे कि यहाँ पे इंटरव्यू में देखा भी गया कि ये सर्दी का मौसम है, कोहरा ही है ये, तो उनको पता ही नहीं है कि क्या ये स्मॉग है या फॉग है। तो कैसे वो अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, क्या मेजर्स हमें इसके लिए लेने चाहिए, क्या हमें मास्क डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने चाहिए वल्नरेबल सेक्शन के अंदर। इसके साथ ही साथ हम बच्चों के अंदर अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहां से हम स्टार्टिंग कर सकते हैं, वहां पे अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं पोल्यूशन के बारे में। जैसा कि हमने देखा भी स्टोरी टेलिंग का यूज करके हम एक यूनिक वे में जो मिसकंसेप्शन होते हैं या जो मिस इन्फॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग एयर पोल्यूशन वो रिजॉल्व कर भी रहे हैं, उसके बारे में अवेयरनेस फैला भी रहे हैं इन दी स्कूल्स। सो जो वल्नरेबल सेक्शन है एंड जो वर्किंग क्लास है उसका क्या होगा। सो वो क्वेश्चन उठता है यहाँ पे कि उनको हम कैसे एक इंक्लूसिव सेटअप देंगे टू कोप अप विद द एयर पोल्यूशन। देन ODF स्टेटस, ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस,
उसको गवर्नमेंट ने कैसे लिंक किया है विद ह्यूमन राइट्स एंड द यूनिवर्सल नीड फॉर डिग्निटी एंड प्राइवेसी। सो हमारा शौचालय हमारा सम्मान, ये कैंपेन लॉन्च किया है, जिससे दिखाते हैं कि जो टॉयलेट फैसिलिटी है कितना वो जरूरी होता है फॉर अ ह्यूमन बीइंग, एंड कैसे हम उसको लिंक कर सकते हैं ह्यूमन राइट से, कैसे उसकी जो सीरियसनेस है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग सर्वे कंडक्ट किया जाएगा इन डिफरेंट स्टेट्स। देन PMAY रूरल फेज 2 की स्टार्टिंग में हमने बोला है कि जो हाउसेस हैं दे विल बी इन द नेम ऑफ विमेन। ऑथेंटिकेशन किया जाएगा, बायोमेट्रिक्स का यूज किया जाएगा, एंड जो विमेन ओनरशिप है एंड जॉइंट ओनरशिप है उसको प्रमोट किया जाएगा while रूलिंग आउट द मेल ओनली रजिस्ट्रेशन फॉर सब्सिडाइज्ड हाउसेस बीइंग बिल्ट। सो ये एक यूनिक एग्जाम्पल बन जाता है ऑफ विमेन एम्पावरमेंट, कैसे हम विमेन का जो रोल है, विमेन की जो डिग्निटी है, उनकी जो एम्पावरमेंट है उसको प्रमोट कर रहे हैं बाय गिविंग देम द ओनरशिप ऑफ द, गिविंग देम अ चांस टू हैव द ओनरशिप ऑफ द हाउसेस दैट दे आर लिविंग इन। सो डोमेस्टिक वायलेंस के भी जब केसेस होते हैं तो उसमें भी हम देख सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट आएगा। 100% विमेन ओनरशिप हम एम कर रहे हैं फॉर द हाउसेस बीइंग बिल्ट फॉर द पुअर इन द फेज 2 ऑफ PMAY रूरल। मशीन्स टू हार्वेस्ट केन, महाराष्ट्र शुगर मिल स्टोरी। सो महाराष्ट्र के अंदर हम देखते हैं कि शुगर केन काफी ज्यादा मात्रा में उगाया भी जाता है। जो शुगर मिल्स हैं लोकेटेड हैं वहां पे। तो यहाँ पे एक डिफरेंट एस्पेक्ट की बात की जा रही है रिगार्डिंग द अडॉप्शन ऑफ मैकेनिकल हार्वेस्टिंग इन महाराष्ट्र शुगर केन इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक तो कॉस्ट इंक्रीज हो रही है और लेबर शॉर्टेज देखने को मिला। लेबर शॉर्टेज है एग्रीकल्चर के अंदर, जिसकी वजह से विच इज बेसिकली कॉज्ड बाय माइग्रेशन कहीं ना कहीं, या फिर एम्प्लॉयमेंट बीइंग प्रोवाइडेड इन द अर्बन सेक्टर। वेलफेयर स्कीम्स में ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं जैसे मनरेगा, या फिर माइग्रेट कर जा रहे हैं, जिसकी वजह से शुगर मिल्स को एक्सप्लोर करना पड़ रहा है दूसरे ऑप्शन जैसे कि मैकेनाइज्ड हार्वेस्टिंग। इंटरमीडिएटरीज का रोल है, मुकद्दम्स, ताकि लेबरर्स को ऑर्गेनाइज किया जा सके। मैनुअल हार्वेस्टिंग में बात करते हैं तो 3000 लेबर्स बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं फॉर एन एवरेज साइज्ड मिल। बट एज लेबर जो है उनकी भी एज इंक्रीज होती जा रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो मिल्स है वो फोर्स हो चुकी हैं, एंड इरेगुलर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स की वजह से जो पूरा प्रोसेस है वो डिसरप्ट हो जाता है। सो करंटली 55 मशीन्स यूज में है दैट इज हार्वेस्टिंग 93% ऑफ इट्स ग्रेन। एक कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री का एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे। सो मैकेनिकल हार्वेस्टिंग से बोल सकते हैं कि इम्प्रूव कर सकते हैं शुगर रिकवरी, बट इट कैन ऑल्सो कट द ग्रीन केन टॉप्स, जो कि बेसिकली एनिमल फीड के लिए यूज किया जाता है। तो अनप्रिडिक्टेबल लेबर फोर्स के ऊपर डिपेंडेंस कम करने की बात की जा रही है ताकि कंटिन्यूटी को हम लेके आ पाए, बट उसमें भी वायबिलिटी कॉस्ट इफेक्टिवनेस का क्वेश्चन उठता है, क्योंकि लेबर कॉस्ट कहीं ना कहीं कम होती है एज कंपेयर टू द मैकेनिकल हार्वेस्टर्स। बट इससे हम एफिशिएंसी प्रमोट कर पाएंगे एंड टाइमली ऑपरेशन हो पाएगा, शुगर रिकवरी हो पाएगा। बट हम बोल सकते हैं कि मैकेनाइज्ड मशीन्स यूज करने की वजह से जो ग्रीन टॉप है वो कट हो जाएगा, जो कि एनिमल फीड के लिए अवेलेबल नहीं हो पाएगा। तो रूरल कम्युनिटी के लिए वो क्वेश्चन रेज करेगा। सो जो पोटेंशियल मॉडल है ऑफ फॉर एग्रीकल्चरल मॉडर्नाइजेशन, ये इसके कुछ चैलेंजेस एंड कुछ बेनिफिट्स हो जाते हैं। तो अलग केस स्टडी हो जाती है जो शुगर केन इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र। एट एट कैंप्स क्या है ये?
द यूएस मिसाइल्स यूक्रेन फायर्ड ऑन रशिया। सो आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम है जिसको बेसिकली यूज किया यूक्रेन ने। लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम है एंड यूज करता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम को विद अ रेंज ऑफ 70 to 300 किलोमीटर्स। सो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया रिगार्डिंग आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम। द नेक्स्ट इज रिगार्डिंग चाइना एमिशंस पैराडॉक्स। सो चाइना जो है वर्ल्ड का बिगेस्ट एमिटर है एंड हम ग्रीन ट्रांजिशन में अब एमिशन कट करने की बात कर रहे हैं। बट ये एक बहुत बड़ा डायलेमा या फिर डबल एज्ड वेपन की तरह आगे बढ़ के आ रहा है, जिसमें क्वेश्चन उठता है कि कैसे चाइना मैनेज कर पाएगा इतना बड़े लेवल पे एमिशंस कट करना एंड ऑल्सो मेंटेनिंग दी मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड में भी पूरे वर्ल्ड के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। रेन्यूएबल एनर्जी डिप्लॉयमेंट में वो लीड करता है, जैसे कि सोलर पैनल्स मैन्युफैक्चर करने में, विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चर करने में, जो कि ओवरऑल ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन के लिए बहुत जरूरी है। सो चाइना खुद की जब इमिशंस को कर्टेल करेगा तो क्या वो वर्ल्ड के रेन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन को स्लो डाउन नहीं कर देगा? तो कहीं ना कहीं एक पैराडॉक्स क्रिएट कर रहा है। चाइना का जो एमिशन रिडक्शन है इट इज क्रूशियल फॉर ग्लोबल क्लाइमेट टारगेट, बट इसके साथ ही साथ एक यूनिक चैलेंज भी वो लेके आता है। अब इसके लिए इससे हाईलाइट होता है कि हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच की जरूरत है, ताकि जो ग्लोबल रिलायंस है चाइना के ऊपर फॉर द रिन्यूएबल मैन्युफैक्चरिंग वो स्टेक पे आ जाती है एंड वो पूरे स्टेक पे इस पैराडॉक्स के। सो हमें डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स को प्रमोट करना चाहिए, साथ ही साथ फेजेस में हमें कट डाउन करने चाहिए एमिशंस। चैलेंजेस होंगे टू द ग्लोबल कम्युनिटी टू इंसेंटिवाइज द चाइनाज ट्रांजिशन विदाउट स्टॉलिंग बॉर्डर रिन्यूएबल इनिशिएटिव्स। इसके साथ देयर इज नीड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड फाइनेंशियल कोऑपरेशन, ताकि इस पूरे एमिशन कट की सस्टेनेबिलिटी मेक श्योर कर पाए। सो ये दिखाता है कहीं ना कहीं चाइना का जियोपॉलिटिकल पोजिशनिंग इन द क्लाइमेट डिप्लोमेसी कितना इंपॉर्टेंट रोल है। एज नॉर्थ कोरियंस फाइट इन यूक्रेन, recalling Moscow's old ties with Pyongyang. So North Korea has sent troops or the advisors to assist Russia in its Ukraine conflict by recalling the cold era ties. तो हिस्टोरिकली जो सोवियत यूनियन है इट प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन एस्टैब्लिशिंग नॉर्थ कोरिया with military and economic aid after the Korean War. सो कोलैबोरेशन दिखाता है रिगार्डिंग नॉर्थ कोरिया करंट असिस्टेंट टू रशिया। ये अंडरस्कोर करता है कि जो पार्टनरशिप है वो कहीं ना कहीं डीपन हो रही है एंड इट इज ड्रिवन बाय द म्यूचुअल आइसोलेशन फ्रॉम द वेस्ट। सो कैसे रीजनल सिक्योरिटी के ऊपर ये इम्पैक्ट करेगा, यूएस चाइना रशिया डायनामिक्स पे कैसे इम्पैक्ट करेगा। तो जो डिवाइड है, जियोपॉलिटिकल डिवाइड है अलाइनिंग द नॉर्थ कोरिया मोर फॉर्मली विद द रशिया एंड चाइना अगेंस्ट द वेस्टर्न पावर, वो कहीं ना कहीं दिख रहा है आपको। बट क्वेश्चन भी रेज होता है अबाउट द नॉर्थ कोरियाज मोटिव एंड द लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गोल्स, जैसे कि अपनी इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना इकोनॉमिक टर्म्स में या मिलिट्री टर्म्स में। हो सकता है ईस्ट एशिया के अंदर टेंशंस क्रिएट हों विद पोटेंशियल रिपल इफेक्ट्स फ्रॉम यूएस अलायंस, या फिर जो वेस्ट की हम बात करते हैं साउथ कोरिया की सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न उठता है। तो ये कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि पोस्ट कोल्ड वॉर ऑर्डर को चैलेंज कर रहा है एंड ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर्स में हम शिफ्टिंग देख रहे हैं कहीं ना कहीं। सो डेकेड्स ऑफ कॉपरेशन दोनों ही नेशंस ने देखे हैं। 4 करोड़ से ज्यादा घर हमने बना के दिए हैं
to make sure security, comfort and dignity to the families under प्रधानमंत्री आवास योजना। कैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों की इंक्रीज कर सकते हैं, सोशल सिक्योरिटी उनको हम प्रोवाइड कर सकते हैं with by giving them a high quality house having all the basic amenities like cooking gas, electricity, water। डिजीजेस से लोगों को बचाएगा, स्पेसिफिकली जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है। 73% ऑफ द हाउसेस आर इन द नेम ऑफ विमेन, सो विमेन एम्पावरमेंट को भी हम हाउसेस के साथ साथ प्रमोट कर रहे हैं। जो पीएम प्रधानमंत्री आवास योजना हाउसेस हैं, दे आर ऑल्सो अ सिंबल ऑफ culture and diversity of the state. 3 crore more families will be getting their pakka houses with an amount of 5.35 lakh crore rupees. So important है, इसको हम एग्जाम्पल में भी स्टेट कर सकते हैं। The next is regarding digital arrest। उसके बारे में अवेयरनेस के लिए जो गवर्नमेंट है वो एडवर्टाइजमेंट देती है, एंड हमें बीवेयर होना चाहिए ऐसे वीडियो कॉल्स का जिसपे फेक पुलिस, सीबीआई, जज, कस्टम डिपार्टमेंट या कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल इम्पोज करके आपसे डिमांड करते हैं। तो 3 चीजें हमें करनी चाहिए, सबसे पहले स्टॉप, देन थिंक एंड देन टेक एक्शन। हमारे पास टोल फ्री नंबर भी है 1930। अगर डिजिटल अरेस्ट या ऐसा स्कैम आपके साथ होता है या कोशिश कोई करता है तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं। The next, at AIIMS, a patient is up against 3-year wait list for MRI scan. Around 50,000 patients, they visit the OPD of the central government's hospital daily. 3 साल का वेट लिस्ट है, एंड उसके बाद भी बहुत सारे लोग हैं जिनको इमरजेंसी में मेडिकल फैसिलिटीज चाहिए होती हैं, ट्रीटमेंट चाहिए होता है। तो कैसे हम एक्सेसिबिलिटी जो है उसको इंक्रीज करेंगे? इतना ज्यादा बर्डन ऑलरेडी हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है कि 3 इयर्स का वेटिंग लिस्ट है। इसके बाद ये भी क्वेश्चन उठता है कि एमआरआई जैसे जो स्कैन होते हैं उनका कॉस्ट कितना ज्यादा होता है, तो क्या वो फीजिबल रहता है लोगों के लिए? एंड 3 ईयर वेट लिस्ट में क्या हम सबको एक हेल्थ कवर प्रोवाइड कर भी पा रहे हैं? तो सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, इन सब के लिए हमने देखा कि जो इमरजेंसी में जरूरत होती है पेशेंट्स को इंस्टेंट केयर की केसेस में, उसके लिए 3 ईयर वेट लिस्ट है। तो मानसी दी, आप कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे यहाँ पे क्या करना चाहिए हमको? One is again, as we say, that we need to increase the GDP expenditure for the healthcare sector. That would require again more of capital expenditure in the capacity building and infrastructure creation. So role of public sector becomes important because here the out of pocket expenditure is very high. So this is one important step that is needed for particularly healthcare and the percentage of GDP. ऑल्सो हमने एक बार पहले देखा भी था आई थिंक कि एमआरआई का भी डिफरेंट वर्जन हम लेके आए थे जो कि ज्यादा एक्सेसिबल होगा, तो उसको भी हम डिप्लॉय कर पाएंगे फिर डिफरेंट हॉस्पिटल्स पे। Then next is regarding teachers and the challenges that are being posed by AI to the traditional education. So plagiarism का issue in evaluation method, टीचर्स का जो मेथड है वो ट्रेडिशनल है, एआई टूल जैसे कि चैट जीपीटी उनका यूज बढ़ता जा रहा है बाय दी स्टूडेंट्स, तो वो कंसर्न उठाता है रिगार्डिंग द इंटेग्रिटी ऑफ द एकेडमिक्स। आप जो असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं कैसे टीचर जो है वो डिटेक्ट कर पाएगा प्लैगियरिज्म इन इट? सो एआई जनरेटेड वर्क, क्योंकि देयर इज लैक ऑफ क्लियर पॉलिसीज रिगार्डिंग द यूज ऑफ एआई इन एजुकेशन। तो एआई का जो एबिलिटी है टू जनरेट प्लॉजिबल रिस्पॉन्सेस
वो कहीं ना कहीं चैलेंज करता है ट्रेडिशनल इवैल्यूएशन फॉर्मेट्स को, जैसे कि एसए के ऊपर असाइनमेंट मिलना, या फिर जो ट्रेडिशनल एग्जाम पैटर्न होता है, जो क्वेश्चंस का पैटर्न होता है। तो टीचर्स को हम बोल सकते हैं अडेप्ट करना चाहिए ऑन फोकसिंग एंड ऑन मेकिंग द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट बाय यूजिंग, by raising question, by inculcating critical thinking, rather than focusing on what. We should focus on how and why. So इसमें हम बोल सकते हैं कि जो क्वेश्चंस का फॉर्मेट है उसको ही हम डायनेमिक बना सकते हैं, उसको हम एनालिटिकल बना सकते हैं, क्रिटिकल बना सकते हैं उसको, ताकि कहीं ना कहीं थिंकिंग को आप प्रमोट करें वहां पे। तो जो एआई है वो डेफिनेटली सर्व करता है एज अ लर्निंग एड टू दी स्टूडेंट्स, बट उसके ऊपर ओवर रिलायंस फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस, फॉर सॉल्विंग दी असाइनमेंट्स, वो कहीं ना कहीं पर्सनल ग्रोथ को, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ को भी हैम्पर करता है। सो ये दिखाता है कि एआई का जो यूज है वो रिस्पॉन्सिबल तरीके से होना चाहिए। द नेक्स्ट इज रिगार्डिंग क्रॉस बॉर्डर स्मॉगिज्म। तो स्मॉग डिप्लोमेसी, ट्विन ट्रैक डिप्लोमेसी, दैट इज पीपल टू पीपल डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये यूनिक एस्पेक्ट हो जाता है दोनों ही कंट्रीज के रिलेशन को लेके। तो हमने देखा लाहौर पाकिस्तान, लाहौर इन पाकिस्तान, दिल्ली एनसीआर इन इंडिया, दे आर very frequently ranked among the world's most populated cities. स्टबल बर्निंग एक मेजर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मेजर कंट्रीब्यूटर होता है इस चैलेंज के अंदर। सो कहीं ना कहीं दोनों नेशंस स्मॉग डिप्लोमेसी के ऊपर भी आगे चर्चा कर सकते हैं, जिसमें इंडिया में देखते हैं कि स्टबल बर्निंग के ऊपर फाइन लगाया गया है रेंजिंग फ्रॉम 5,000 to 30,000। बट पाकिस्तान की जब बात करते हैं तो वहां पे ऐसा कोई स्पेसिफिक मेजर लिया नहीं गया है अभी भी। तो क्रॉस बॉर्डर वेपन की तरह बोला जा रहा है कि इट कुड एक्सप्लॉइट द स्मॉग एज क्रॉस बॉर्डर वेपन, डिसरप्टिव टैक्टिक की तरह उसको भी यूज किया जा सकता है। तो डायलॉग की जरूरत है रिगार्डिंग द क्लाइमेट चेंज ऑल्सो। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इसका होना चाहिए। देयर मस्ट बी एन एक्शन प्लान इस चीज को एड्रेस करने में, एंड ऑल्सो विद द अदर बायलेटरल इश्यूज। सो जॉइंट एफर्ट होने चाहिए टू कम्बैट द पोल्यूशन, ताकि कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि इट कैन ऑल्सो बी अ वे टू इम्प्रूव आवर रिलेशंस, इम्प्रूव द रिलेशंस बिटवीन द नेशंस। बट उसके लिए कमिटमेंट चाहिए होगा एंड कोऑपरेटिव मेजर्स चाहिए होगा। अवेयरनेस की जरूरत है इन द रीजनल एंड ऑल्सो इन द इंटरनेशनल लेवल, कि क्या इम्पैक्ट आता है इन क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल इश्यूज का। सो स्मॉग डिप्लोमेसी, द AQI we choose, resolving air pollution emergency, it requires a scientific approach. हमने रिसेंटली देखा कि दिल्ली के कुछ केसेस में, एंड इवन दिल्ली के बाहर भी नॉर्थ इंडियन सिटीज के अंदर सीवियर प्लस एयर क्वालिटी तक पहुंच गया। तो जो एयर क्वालिटी है वर्सन होती जा रही है। देयर इज नीड फॉर मोर ट्रांसपेरेंसी, एन एक्शनेबल प्लान, एंड ऑल्सो द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड। पार्टिकुलेट मैटर 2.5 एंड पार्टिकुलेट मैटर 10, ये एक मेजर प्रॉब्लम इम्पोज करते हैं। सो सरप्राइजिंग फैक्टर ये था इस बार कि जो स्टबल बर्निंग था वो रिड्यूस दिखाया गया इन दी डेटा, एंड फेवरेबल वेदर कंडीशंस था। उसके बाद भी जो पोल्यूशन है वो इतना ज्यादा स्पाइक हुआ, जो कि कहीं ना कहीं पूरे ही चैलेंज को अनएक्सप्लेनेबल बना देता है कि क्या कंट्रीब्यूटर है मेन इस पोल्यूशन का। तो फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूटर हैं इस पोल्यूशन के उसमें आता है सबसे पहले तो पोल्यूशन दैट इज ट्रैप्ड एट दी 500 मीटर लेवल अबव द ग्राउंड, जो कि पूरे ही वेदर कंडीशन को जो स्टैग्नेंट है, क्योंकि हवा बीच बीच में रुक जाती है, उसको और भी ज्यादा वर्सन कर देता है। उसके अलावा फॉसिल फ्यूल हमें पता है कि एक कंट्रीब्यूटर है जो कि डोमेस्टिक एमिशन से आता है। ऑल्सो उसके साथ एक्सटर्नल पोल्यूशन सोर्सेस भी हैं। फिर क्लाइमेट चेंज, जिसमें ला नीना के ऑनसेट पे हम अभी हैं,
यूजुअली अनयूजुअली वार्म अक्टूबर हमने देखा, तो एबनॉर्मल वेदर पैटर्न था, जिसकी वजह से जो विंटर का भी विंड सर्कुलेशन पैटर्न होता है, जो विंड सर्कुलेशन साइकिल होती है, वो डिसरप्ट हुई है, जो टिपिकली इस टाइम पे हवा चल रही होती थी। एंड ऑल्सो इनकंसिस्टेंसी हमने देखी डेटा रिपोर्टिंग के अंदर। हमने देखा कि देयर वर ब्रेक पॉइंट्स फ्रॉम AQI कन्वर्जन्स, लोकल कंडीशन, जैसे कि लोकल कंडीशंस जो हैं, इसके अलावा नासा के सैटेलाइट को लेके जो टेक्नोलॉजी इनसाइट हमें मिला, वहां पे हमने देखा कि देयर वर चेंजेस इन स्टबल बर्निंग टाइम्स बाय द फार्मर्स टू इवेड डिटेक्शन। तो क्या दिखाता है ये? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? लोग, इंडियन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जो हैं, दे आर केपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग कॉन्टिन्यूस डेटा बाय अंडर बट दे आर बीइंग अंडर यूटिलाइज्ड फॉर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग। सो जरूरी है कि इसरो का जो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है वो हम यूज करें इसमें, ताकि रियल टाइम मॉनिटरिंग हम इम्प्रूव कर पाए, ताकि ऐसे जो केसेस हैं, एटलीस्ट हमारे पास जो डेटा होगा, अगर वो सफिशिएंट होगा एंड वो एक्यूरेट होगा, तो हम मेजर्स एंड पॉलिसी रिकमेंडेशन भी कर पाएंगे। मल्टी डिसिप्लिनरी स्ट्रैटेजी की जरूरत है यहाँ पे, क्लाइमेट को एंड हेल्थ फैक्टर को इंटीग्रेट करने के लिए। अभी दिल्ली की बात करते हैं तो वो ग्रैप 4 फेज में है, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन को बैन किया गया है, रोड डस्ट को बंद करने की बात की गई है। तो साइंटिफिकली साउंड मेथड को इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, इसीलिए जरूरी भी है एयर प्यूरिफायर आजकल घर पे होना। Then next is regarding a healthy ecology is the basis for a healthy economy. So इसमें हम देख सकते हैं क्लाइमेट चेंज से ही एंड एयर पोल्यूशन से ही कि हेल्दी इकोलॉजी, जिसमें बायोडाइवर्सिटी आ जाता है, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट आता है, इराटिक रेनफॉल पैटर्न, या फिर जो दिल्ली के केस में, नॉर्थ इंडिया के केस में हम देख रहे हैं कि लानीना के ऑनसेट पे होने के बाद भी अनयूजुअली वार्म अक्टूबर था। तो कैसे वो पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी इम्पैक्ट डाल रहा है। हमें ऑफिसेस को वर्क फ्रॉम होम पे शिफ्ट करना पड़ा, ऑनलाइन मोड पे शिफ्ट करना पड़ा, पोल्यूशन रिलेटेड डिजीजेस उसकी वजह से होती है, तो हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर स्ट्रेन आता है। सो हम बोल सकते हैं कि एक हेल्दी इकोलॉजी होने के बाद ही वो बेसिस क्रिएट कर सकती है फॉर एन हेल्दी इकोनॉमी, क्योंकि दोनों ही चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। Also, if we say ki healthy ecology, how it is important for healthy economy, so it will directly impact the health of the demographic dividend that we have. It will impact the health of the labor force. So their efficiency and productivity is dependent upon their health. So that is why we often say that uh, health is wealth. Or even this year we had one again question, or the topic in essay, that was that forest precede civilizations but deserts follow. So it's important from that perspective. यस। देन प्रेजेंट टैग, हमने देखा दी चैलेंज ऑफ ओवर क्राउडिंग इन प्रेजेंस, उसके लिए प्रमोट करने की बात हो रही है ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग डिवाइसेस, जो कि इलेक्ट्रॉनिक एंकल होता है, जो कि बाहर के नेशंस में भी यूज किया जाता है, ताकि फोकस किया जा सके ऑन बैलेंसिंग द नीड फॉर रिफॉर्म। साथ ही साथ पब्लिक सेफ्टी कंसर्न्स को भी हम एड्रेस करें, प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल को भी हम इंश्योर कर पाएंगे, एंड देन हम ट्रैक भी कर पाएंगे। एंड जो ओवर क्राउडिंग की प्रॉब्लम है इन दी जेल, जिन लोगों के ऊपर और अभी केस चल ही रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं जो प्रिजन सिस्टम है उसके ऊपर जो बर्डन है वो कम होगा। रिहैबिलिटेट रिहैबिलिटेटिंग द लो रिस्क ऑफेंडर्स, उनसे हम स्टार्ट कर सकते हैं। एथिकल कंसर्न उठाता है प्राइवेसी के ऊपर, क्या ये मिसयूज है इन टेक्नोलॉजीज का, बट पब्लिक ट्रस्ट को इंश्योर करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, एंड पब्लिक सेफ्टी के लिए भी। तो 5 लाख से भी ज्यादा प्रिजनर्स थे इन द कंट्रीज जेल एज ऑफ December 31, 2022। तो हम देख सकते हैं कि जो ऑक्यूपेंसी रेट है प्रिजन्स के अंदर वो इंक्रीज हो रहा है, जो कि एक मैटर ऑफ कंसर्न बनता जा रहा है।
Then 1,000 days of Ukrainian resilience. वर्ल्ड बैंक के डेटा से हमें पता चलता है कि द इकोनॉमिक लॉसेस ऑफ यूक्रेन दे एक्सीड $400 billion, एंड यूक्रेन को रीस्टोर करने के लिए वी विल बी नीडिंग $500 billion एटलीस्ट। तो हम देख सकते हैं कि क्या ये कभी पॉसिबल हो भी पाएगा। एंड ये हाईलाइट भी करता है रेजिलियंस ऑफ यूक्रेन एडमिट्स दी 1,000 days of war against Russian aggression since February 2022. So Ukraine and Russia both, they lost more than 7 lakh military personnel. Unmanned air vehicle का यूज किया गया। 600 children they have died due to Russian aggression. ये डेटा लेके आया गया है कि ह्यूमन कॉस्ट कितनी ज्यादा है, क्या उसको हम कभी रिस्टोर कर पाएंगे। तो यूक्रेन ने भी रिलेंटलेस मिसाइल स्ट्राइक्स फेस की हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हुआ है, इकोनॉमिक चैलेंजेस है, एंड सबसे बड़ी चीज की ह्यूमन कॉस्ट हमने बहुत बड़े लेवल पे पे की है, अभी भी की जा रही है। इंटरनेशनल सपोर्ट यूक्रेन को मिला है टू रीबिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमैनिटेरियन एड लेने में। सो कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक एफर्ट्स होने चाहिए ताकि इस वॉर को हम रोक पाए। एंड वो इंडिया का भी स्टैंड है जिसमें हम बोलते हैं कि डायलॉग को हमें प्रमोट करना चाहिए एंड And ग्लोबल also, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। one more unaccounted impact is the climatic emissions from this war. हाँ जी, जिसकी पहली बार बात भी की गई कि जो एमिशन है फ्रॉम दी वॉर उसको हम काउंट ही नहीं करते हैं इन दी क्लाइमेट चेंज इशू, तो वो भी एक कंसर्न है। So collaring chaos to save lives, crops in Assam's elephant corridor. So पैडी फील्ड्स यहाँ पे है जिसमें एलिफेंट्स की मूवमेंट मॉनिटर करने के लिए एंड ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने के लिए असम के अंदर हम रेडियो कॉलरिंग की यूज करेंगे, रेडियो कॉलरिंग टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। क्योंकि ये जो वाइल्ड एलिफेंट्स है दे फ्रीक्वेंटली रेड दी क्रॉप्स, जिसकी वजह से लॉसेस जो हैं फार्मर्स के या फिर ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इनकी मूवमेंट ट्रैक पर कर पाएंगे एंड रियल टाइम में हम अलर्ट इशू कर पाएंगे विलेजेस को जो कि आसपास होंगे। सो टेक्नोलॉजी का यूज कैसे हम कर सकते हैं ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को कम करने में, एंड साथ ही साथ ह्यूमन नीड्स को भी हम बैलेंस कर रहे हैं एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को भी हम प्रमोट कर रहे हैं। उनका जो माइग्रेटरी रूट है, जो हैबिटेट है एलिफेंट्स का, उनको भी हम प्रिजर्व कर पाएंगे। सो टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट, रेडियो कॉलरिंग। देन ये काफी अच्छा आर्टिकल है, अ कम्युनिटी ऑन द मार्जिन्स एंड इट्स हिडन स्कार्स। जो सेक्स वर्कर्स हैं रियल टाइम में क्या स्पेक्ट्रम ऑफ इश्यूज वो फेस करते हैं, मेंटल हेल्थ चैलेंजेस हैं दैट आर फेस्ड बाय दी सेक्स वर्कर्स, जो कि और ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं विद सोशल प्रेशर, पर्सनल एम्बिशंस या फिर सोसाइटल स्टिग्मा, जो वायलेंस वो फेस करते हैं। देयर इज लैक ऑफ सपोर्ट, सो दे फेस हाई लेवल्स ऑफ वायलेंस, एक्सप्लॉयटेशन, स्टिग्मा। इसके साथ दैट ऑफन लीड्स टू मेंटल हेल्थ कंडीशंस जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। देन सब्सटेंस यूज होता है एज अ कोपिंग मैकेनिज्म। जो वायलेंस है इट इज अ कांस्टेंट इन देयर लाइफ, लगातार डिफरेंट वेज में वो एक्सपीरियंस करते हैं फिजिकल, इमोशनल एंड सेक्सुअल वायलेंस को फ्रॉम द क्लाइंट्स एंड फ्रॉम पिम्प्स एंड इवन फ्रॉम द लॉ एनफोर्समेंट एंड ओवरऑल सोसाइटी। क्योंकि स्टिग्मा है तो वो प्रिवेंट करता है उनको फ्रॉम एक्सेसिंग इवन द बेसिक मेंटल हेल्थ सर्विसेज, जो कि उनकी कंडीशन को वर्सन कर देता है एंड जिस साइकिल ऑफ हार्म है वो कहीं ना कहीं क्रिएट होती जाती है। So there is also lack of alternative opportunities for them. There is harmful cycle of addiction, isolation,
and a deteriorating mental well-being because there is lack of support. So deep seated challenges हैं ये. हेल्थ केयर में भी एक डिफरेंट चैलेंज क्रिएट होता है, जैसे कि HIV को लेके. HIV प्रिवेंशन को एड्रेस करना एंड ट्रीटमेंट करना, वो भी मेंटल हेल्थ चैलेंजेस से एसोसिएटेड होता है. तो कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट की जरूरत है, इंक्लूडिंग मेंटल हेल्थ. उसमें भी इंटरवेंशन होना चाहिए, लीगल प्रोटेक्शन होना चाहिए. सो बहुत सारे सेक्स वर्कर्स जो हैं दे एंटर दी प्रोफेशन ड्यू टू द फाइनेंशियल डेस्परेशन, या फाइनेंशियली उनको प्रॉब्लम होती है, बट इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो साइकोलॉजिकल स्ट्रगल है वो और भी ज्यादा वर्सन हो जाता है. अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ एंड द सोशल स्टिग्मा इन द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी. ये जो यूनिक नीड है, यूनिक चैलेंजेस हैं ऑफ द सेक्स वर्कर्स, इंश्योर करना जरूरी है कि दे आर हैविंग एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज एंड द लीगल प्रोटेक्शन. जैसे कि सोनागाची इन कोलकाता, दैट इज अ मेंटल हेल्थ डेटाबेस प्रोजेक्ट, जिसका गोल है प्रोवाइड करना द टारगेटेड इंटरवेंशन एंड सपोर्ट टू द सेक्स वर्कर्स. ये इनिशिएटिव यही एम्फेसाइज करते हैं कि डेटा ड्रिवन सोल्यूशन होना चाहिए, तो टेलर्ड सोल्यूशन होना चाहिए फॉर दिस यूनिक मेंटल हेल्थ इशू या मेंटल हेल्थ जो नीड है कम्युनिटी की. सो जो कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च है वो जरूरी है. feasibility, access, acceptability, effectiveness of the interventions. तो ये लिव्ड रियलिटीज है ऑफ द सेक्स वर्कर्स. सपोर्टिव पॉलिसीज होनी चाहिए. सोसाइटी इट कैन मूव टुवर्ड्स अ मोर जस्ट एंड ह्यूमेन अप्रोच, एंड ऐसे मेंटल हेल्थ चैलेंजेस को एड्रेस करने में एक कलेक्टिव एफर्ट होना चाहिए. तो हम हमेशा बात करते हैं कि क्या लीगलाइज करना चाहिए सेक्स वर्कर्स को, बट यहाँ पे हमें उससे एक बड़ा क्वेश्चन उठता है कि जो डिग्निटी है एंड जो ह्यूमन राइट है, बेसिक ह्यूमन राइट है, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए ताकि सोसाइटल चेंज लेके आया जा सके एंड सेक्स वर्कर्स को डिग्निटी एंड ह्यूमन राइट्स के लेंस से देखा जाना चाहिए ताकि बेसिक इम्यूनिटीज उनको मिल पाए. देन what your color of tongue is telling about your health. A healthy tongue shows a pink color. जब आप कोई ज्यादा एंटीबायोटिक लेते हैं या पुअर ओरल हाइजीन है, देन इट इज ऑरेंज. इट शुड बी पिंक, इट शुड बी हैविंग स्मॉल बम्प्स जिनको हम पेपाइल भी बोलते हैं अक्रॉस द सरफेस, एंड देयर इज रेंज ऑफ अदर कलर्स जो कि हमें अलग अलग चीजें दिखाते हैं, जैसे कि ब्लैक ओरल, पुअर ओरल हाइजीन, टोबैको यूज है, रेडिएशन थेरेपी है. वाइट फॉर फंगल इन्फेक्शन, ग्रीन बैक्टीरियल ग्रोथ या फंगल इन्फेक्शन की वजह से, पुअर ओरल हाइजीन की वजह से. रेड है विद द विटामिन बी डेफिशिएंसी, इफ देयर इज also unique disease called Kawasaki disease. There is blue color due to the lack of oxygen in the blood. So different colors हैं, and a healthy tongue should be pink in color with small bumps. Then regarding the difference between brown rice and white rice. So brown rice को एक healthier alternative consider किया जाता है. It is a whole grain with bran, जो कि fiber content उसके अंदर comparatively ज्यादा होता है. Also the content of protein and low glycemic index होती है. स्लो प्रोसेस होता है, इस वजह से वो डायबिटीज के लिए आइडियल बन जाता है रादर देन वाइट राइस. Then next is regarding act fast to mitigate a disaster in Teesta Valley. The risk of glacial lake outburst, ecological devastation. 2023 में हमने देखा था ग्लोफ इंसिडेंट, दैट वाज फ्रॉम अ ब्रीच ऑफ अ पावर प्लांट, पावर प्रोजेक्ट डैम जो कि बन रहा था, जिसकी वजह से एक्सटेंसिव डैमेज हुआ ऑल अक्रॉस सिक्किम एंड ऑल अक्रॉस वेस्ट बंगाल. 100 लाइव्स वर लॉस्ट. तो ह्यूमन कॉस्ट हमने बियर किया उसका, एंड लाइवलीहुड जो था आसपास के एरियाज में दैट वाज डिसरप्टेड. क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि
मिलिट्री इंस्टॉलेशंस भी, वो भी दे वर डिस्ट्रॉयड. सो तीस्ता वैली जो है, इट इज ऑल्सो फेसिंग द रिस्क्स अभी रिसेंटली भी, ड्यू टू स्ट्रक्चरल एंड द नॉन स्ट्रक्चरल वल्नरेबिलिटी. कहीं ना कहीं जो डिजास्टर मैनेजमेंट है बिटवीन सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट्स ऑल्सो, वहां पे हमने देखा कि कोऑर्डिनेशन उतना ज्यादा नहीं था. कम्युनिटी एडवोकेट कर रही है, जैसे कि दो ऑर्गेनाइजेशन, सेव द हिल एंड दार्जिलिंग हिमालय इनिशिएटिव. उन्होंने बुलाया है फॉर जॉइंट एक्शन विच इज इन्वॉल्विंग बोथ द स्टेट्स एंड ऑल्सो द सेंट्रल गवर्नमेंट. एक टास्क फोर्स का फॉर्मेशन होना चाहिए which is consisting experts in geohydrology, engineering and environmental science, ताकि लॉन्ग टर्म प्लान्स को डिवाइस कर पाए. मिटिगेशन मेजर लिए जाने चाहिए, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिपेयरमेंट, जो डैमेज रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, जो बेसिक कम्युनिटीज हैं फॉर द सिटीजंस ऑल्सो, उनकी इकोनॉमिक रिकवरी एंड डिजास्टर रिलीफ प्रोवाइड किया जाना चाहिए. रीचैनलाइज करने की बात की जा रही है तीस्ता रिवर को, ताकि उसका जो कोर्स है वो सेफर बन पाए एंड उसका जो फ्लो है उसको हम डीपन कर पाए. तो कहीं ना कहीं डी सिल्टिंग एंड डी चैनलाइजिंग की बात की जा रही है इन द रिवर मैनेजमेंट. अर्ली वार्निंग सिस्टम होना चाहिए, जिसमें फ्लड अलर्ट सिस्टम होना चाहिए, लोगों को रियल टाइम में हम अलर्ट दे पाए वाया मास मैसेजिंग. सो रियल टाइम इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज होने चाहिए. एफॉरेस्टेशन हमें रिवर बैंक्स पे लेके आना चाहिए, ताकि जो सॉइल की कैपेसिटी है वो हम इंक्रीज कर पाए, सॉइल इरोजन कम हो पाए एंड जो रिवर का फ्लो है वो स्टेबलाइज इसकी वजह से हो पाएगा. सो लॉन्ग टर्म रेजिलियंस पे फोकस करने की जरूरत है. जो लैंड यूज प्लानिंग है उसके ऊपर हमें स्ट्रेस देना चाहिए, स्पेसिफिकली लो लाइंग एरियाज में, जहाँ पे जो रिवर है वो ओवरफ्लो कर जाती है, तो रीच एनालाइज कर जाती है, अपना पाथ जो है उसको चेंज कर लेती है. तो ये कहीं ना कहीं रिकरिंग डिजास्टर है, जिसकी वजह से ना कि सिर्फ लाइवलीहुड पे इम्पैक्ट पड़ता है एंड ह्यूमन सेफ्टी पे इम्पैक्ट पड़ता है, बट डिफरेंट सेक्टर जैसे कि इकोनॉमी या फिर टूरिज्म, उनके ऊपर भी डायरेक्टली ऐसे नेचुरल डिजास्टर्स का इम्पैक्ट आया है. तो क्लाइमेट चेंज की वजह से हम देख रहे हैं कि ग्लोव जैसे इंसिडेंट भी जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं. सो सोशल स्टेबिलिटी को इम्पैक्ट डालता है, इन्वायरमेंट बायोडाइवर्सिटी के ऊपर इसका इम्पैक्ट आता है, एंड साथ ही साथ इकोनॉमिक रिवाइवल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि जो बेसिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज है वो बन पाए. तो एक कोलैबोरेटिव अप्रोच होनी चाहिए, जिसमें डिफरेंट लेवल पे आप कमिटी सबसे पहले फॉर्म कर रहे हैं एंड मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, मल्टीपल स्टेट की जो टास्क फोर्स है उसको आप क्रिएट कर रहे हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो रहा है रिगार्डिंग दी रिसोर्स शेयरिंग, रिगार्डिंग प्लानिंग या फिर इम्प्लीमेंटेशन उन डिजास्टर स्ट्रेटजीज का. The next, the dangers of high altitude sickness. High altitude sickness, acute mountain sickness, occurs when the body cannot assimilate to high elevations. जो body struggle करती है to adapt with the low oxygen levels at the in the high elevated regions. क्योंकि एकदम से बोल सकते हैं कि असेंट हो जाता है, रैपिड होता है काफी ज्यादा, जिसकी वजह से इनसफिशिएंट ऑक्सीजन मिलता है एंड एनवायरमेंट फैक्टर्स चेंज हो जाते हैं. सो बहुत सारे हिमालयन रीजन्स की जब हम बात करते हैं तो वहां पे एडिक्वेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं होते टू ट्रीट हाई ऑल्टीट्यूड इलनेस. फॉर एग्जाम्पल लेह लद्दाख, लेह में हमने देखा इन लद्दाख, जहाँ पे पोटेंशियल, जहाँ पे स्पेसिफिकली ऐसे वल्नरेबल रीजन्स में स्पेशलाइज सेंटर्स होने चाहिए, ताकि प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट हो पाए. ग्रेजुअल एक्लीमेटाइजेशन, उसके साथ साथ रेगुलर हेल्थ स्क्रीनिंग होना चाहिए. So Here deficiency it of is also talking about the Ladakh model, that how they have developed these specialized facilities to treat these high altitude ailments. So that is one model. yes.
Then is imposing tariff on Chinese imports a good idea? इशू क्रिएट हुआ बिकॉज देर इज पोटेंशियल इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस अगर यूएस का जो टैरिफ है ऑन द चाइनीज इम्पोर्ट्स वो इंक्रीज होता है एंड देर इज पोटेंशियल दैट वो इंक्रीज किया जाएगा अप टू 60%. सो इस इंक्रीज की वजह से और भी एरियाज में इम्पैक्ट आएगा. ये जो टैरिफ है इट कुड इंक्रीज डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्राइसेस जो कि हायर इन्फ्लेशन रेट की तरफ लीड करेगा. जो कंजम्पशन है लोकली प्रोड्यूस गुड्स का वो शिफ्ट होगा एंड डोमेस्टिक प्रोडक्शन को भी बूस्ट करेगा. ये चाइना के ऊपर तो इम्पैक्ट आएगा ही बट ग्लोबल ट्रेड के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आएगा जो कि कमोडिटी प्राइसेस को डिसरप्ट करेगा, इन्फ्लेशन करेगा डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अंदर. तो ये जो टैरिफ है इट कुड लीड टू शॉर्ट टर्म गेन इन यूएस जिसमें वो ट्रेड डेफिसिट को कवर अप करने की बात कर रहे हैं. बट इन चाइना एंड ऑल्सो दूसरे कंट्रीज के ऊपर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा. तो सप्लाई चेन्स को डीस्टेबलाइज भी कर सकता है. ये जो कॉस्ट है फॉर द कंज्यूमर्स वो इंक्रीज हो जाएगा एंड जो इकोनॉमिक रिलेशन है बिटवीन ऐसे बड़े इकोनॉमीज वो और भी ज्यादा वर्सन होगा. सो काफी ज्यादा डेलिकेट एंड काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ये मैटर जिसमें एक बैलेंस करने की हमें जरूरत है बिटवीन प्रोटेक्टिंग द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज एंड ऑल्सो मेंटेनिंग द ग्लोबल ट्रेड. उसकी स्टेबिलिटी का क्या? And also the role of WTO here. If USA would be imposing हम्म. tariffs, then why the developing countries are questioned, or their policies of like providing subsidies are questioned in WTO? Will it not distort the free trade and distort the trade? Yes. How India could counter CBAM, the Carbon Border Adjustment Mechanism of EU. So जो CBAM है वो सबसे पहले मैंडेट करता है दैट इम्पोर्टेड गुड्स जो हैं दे मस्ट मीट द कार्बन एमिशन कॉस्ट as comparable to those which are imposed on the EU produced goods. तो जो एक्सपोर्टर्स हैं दे नीड टू प्रोवाइड एमिशन डेटा एंड सर्टिफिकेट्स वो बाय करेंगे टू मैच दोज एमिशंस. It will be coming fully in effect from January 1st 2026 जो कि इंडिया के 20% से भी ज्यादा टोटल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट को इम्पैक्ट करेगा. पर्टिकुलरली आयरन सेक्टर, स्टील सेक्टर, एल्यूमिनियम, सीमेंट, फर्टिलाइजर सेक्टर. सो इंडिया का कंसर्न यही है कि इंडिया कंसिडर करता है कि जो CBAM है वो डिस्क्रिमिनेटरी है एंड अनजस्ट है क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट कर रहा है टू द डेवलपिंग कंट्रीज. तो EU की जो अप्रोच है इट इज नॉट अकाउंटिंग द डेवलपिंग नेशन एंड हिस्टोरिकल एमिशंस का रोल यहाँ पे कहीं ना कहीं इनविजिबल हो रहा है. तो जो EU है इट हैज अचीव्ड एमिशन रिडक्शन टारगेट्स ओवर द डेकेड्स बट जो डेवलपिंग नेशन है दे आल्सो नीड अ कंपैरेबल टाइम फ्रेम. जो CBAM जनरेटेड फंड है उसमें भी रेवेन्यू शेयरिंग होना चाहिए. दे शुड सपोर्ट द डेवलपिंग नेशंस थ्रू कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव. यहाँ पे बात की जा रही है EBA की दैट इज इक्विटी बेस्ड अकाउंटिंग. इंडिया एडवोकेट करता है फॉर एन इक्विटी बेस्ड अकाउंटिंग मॉडल जो कि कंसिडर करे रिलेटिव पर कैपिटा GDP को, एमिशन को एंड ट्रेड बेनिफिट ताकि असेसमेंट जो है वो फेयर होना चाहिए. सो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल वो होना चाहिए एंड वो कहीं ना कहीं हाईलाइट करता है ये पूरा ही केस कि इंटरनेशनल फ्रेमवर्क के अंदर इन इक्विटी है स्पेसिफिकली जो CBAM में हम देख रहे हैं. सो थ्रेटन करता है इंडिया के एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को, कंप्लायंस कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा. सो उसी के ऊपर पूरा डिबेट चल रहा है कि क्लाइमेट सोल्यूशन क्या ये इक्विटेबल है, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए जस्टिसेबल है ये. एंड कहीं ना कहीं यूनिलैटरली जो EU है वो इम्पोज कर रहा है CBAM को. तो कोलैबोरेटिव अप्रोच यहाँ पे नहीं देखने को मिल रही.
देन डिस्ट्रेस माइग्रेशन इन उड़ीसा, हाई लेवल ऑफ डिस्ट्रेस माइग्रेशन देखा गया पॉवर्टी की वजह से, डिजास्टर्स, देन एग्रीकल्चर सेक्टर में जो चैलेंजेस है उनकी वजह से, फॉर लिविंग अ लाइफ विद डिग्निटी वो माइग्रेट कर गए टू द अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ जॉब्स। तो 1.75 मिलियन पीपल इन 2023 दे माइग्रेटेड फ्रॉम ओडिशा। फैक्टर्स उसमें लैंडलेसनेस, रिलायंस ऑन रेन फेड फार्मिंग, एक्सट्रीम वेदर इवेंट जिसमें हीट वेव या फिर साइक्लोन बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंट साइक्लोन्स। सो जो 86% migrants हैं, they migrated to urban areas with 63% seeking for better job opportunities. Nearly half of the migrants they belong to the families below poverty line. 80% जो है they belong to the backward classes. So challenges हैं गवर्नमेंट के लिए, रेजिलियंस स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, जैसे कि लाइवलीहुड को कैसे वो इम्प्रूव करेंगे। तो ऑल्टरनेटिव मिलेट को प्रमोट कर रहे हैं, मिलेट मिशन है, स्पाइसेस है, मशरूम को प्रमोट कर रहे हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट क्वेश्चन आता है जिसमें उड़ीसा का डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स, ये एजेंसीज काम कर रही हैं, तो कैसे रिस्पॉन्स सिस्टम को आप इम्प्रूव करेंगे। देन डेटा कलेक्शन नहीं है, तो रॉबस्ट डेटा कलेक्शन होना चाहिए ताकि जो पॉलिसीज हम बना रहे हैं वो पर्सनलाइज्ड एंड टारगेटेड हम बना पाए। तो रीजन के अकॉर्डिंग अलग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए माइग्रेशन को टैकल करने के लिए। हो सकता है किसी रीजन में लैंडलेसनेस वाला फैक्टर ज्यादा हो एंड किसी रीजन में नेचुरल डिजास्टर वाला फैक्टर ज्यादा हो। सो रीजन स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए माइग्रेशन को लेके, जिसमें माइग्रेशन सर्वे भी कंडक्ट किया गया है उड़ीसा के अंदर, तो वो हेल्प करेगा हमें यहाँ पे। रूरल एम्प्लॉयमेंट, कैसे डाइवर्सिफाई करे रूरल एम्प्लॉयमेंट को। तो ये पूरा एक अलग केस स्टडी हो जाता है रिगार्डिंग द डिस्ट्रेस माइग्रेशन इन ओडिशा। देन व्हाट टू लुक फॉर व्हाइल यूजिंग एन एयर प्यूरिफायर। एयर क्वालिटी हमने देखा सीवियर प्लस कैटेगरी तक चली गई, जिसमें 2 kg फूड हम एक डे में इनटेक करते हैं, 4 kg वाटर एंड देन वी इनहेल 13.9 kgs ऑफ एयर। हम रिकमेंड करते हैं कि ऐसे पोल्यूशन के लेवल के टाइम पे हमें इंडोर्स रहना चाहिए, बट इंडोर पोल्यूशन भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे, जिसमें हाउस होल्ड पोल्यूटेंट्स एंड जो एलर्जेंस हैं दे आर नॉट फाइंडिंग अ वे टू एस्केप। उसके लिए एयर प्योरीफायर का इंडोर्स के अंदर भी होना जरूरी है। पॉलन, बैक्टीरिया, वीओसी, ये सब भी एक हेल्थ रिस्क पोज करते हैं जो कि इंडोर पोल्यूशन का पार्ट है। तो CADR, दैट इज क्लीन एयर डिलीवरी रेट, ये हमें चेक करना चाहिए वाइल परचेसिंग अ प्योरीफायर, ताकि इंश्योर कर पाए कि आपके रूम साइज को वो कवर करेगा कि नहीं। तो डिफरेंट डिफरेंट एयर प्योरीफायर हैं, चॉइसेस हैं आपकी, तो वो एक सोल्यूशन हो जाता है इसमें। HEPA फिल्टर्स देखना चाहिए हमें, जो कि पार्टिकुलेट 2.5 मैटर को हटाता है। एडिशनल फिल्टर जैसे कि कार्बन फिल्टर यूज किया जाता है। सो डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर्स हमें देखना चाहिए कि क्या क्या अवेलेबल है। नॉइस लेवल, डिफरेंट फीचर्स होते हैं, टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन है इसके अंदर, स्मार्ट कनेक्टिविटी होती है, वॉइस असिस्टेंस होता है, फिर इकोनॉमिक फीजिबिलिटी है कि नहीं है, तो बैलेंस्ड कॉस्ट इफेक्टिवनेस होनी चाहिए विद द फीचर्स, लॉन्ग टर्म यूजेबिलिटी होनी चाहिए। जियोमी, देन फिलिप्स, शार्प, हनीवेल, ये डिफरेंट ब्रांड्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है इसमें। Then new guidelines, they mooted to ease the corporate liquidation, permanent corporate liquidation account IBBI, द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, उन्होंने प्रपोज किया कि टू ऑपरेट एंड मैनेज द कॉर्पोरेट लिक्विडेशन अकाउंट परमानेंटली।
ये एलिमिनेट करेगा जो करंट रिक्वायरमेंट है अभी फॉर मेंटेनिंग CLA विद इन द पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। तो फंड मैनेजमेंट को कैसे हम इम्प्रूव करें, उसमें रोल प्ले करेगा। इसमें बोला जा रहा है कि जब भी लिक्विडेशन का बात करते हैं तब ओवरऑल IBBC का रोल आ रहा है ना, IBC का रोल है, इंसॉल्वेंसी IBBI। बैंक्रप्सी का। हम्म। हम्म। तो जनरली देखा जाता है कि इसको लिक्विडेट कर देते हैं रादर देन रनिंग इन अ वेरी एफिशिएंट मैनर। परमानेंट लिक्विडेशन का बात हो रहा है इसमें। तो इसमें रोल की बात ही हो रही है कि अर्लियर इट वाज अंडर द पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, तो रोल ऑफ गवर्नमेंट या एग्जीक्यूटिव था उसमें। सो नाउ व्हेन इट विल कंप्लीटली कम अंडर द IBBI, so that will ease the, we can say, reducing the pendency of the cases. There would be more clarity and fund management would also be completely coming under this. तो खाली liquidation process की बात हो रही है। हम्म। Have you lost money in schemes? So सचेत पोर्टल फाइनेंशियल मैटर्स से रिगार्डिंग हम कंप्लेन वहां पे दे सकते हैं। It will be providing information and guidance for the filing complaints related to financial irregularities. सचेत बनिए, सुरक्षित रहिए। So important सचेत पोर्टल। Reimagining NCLT. There is need to improve efficiency, functionality. NCLT के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, and NCLAT, that is National Company Law Appellate Tribunal, while handling the cases जो कि IBC कोड के अंदर है, इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड है। तो चैलेंजेस हैं, देयर इज इनसफिशिएंट मेंबर, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उतना, जो कि एबिलिटी को लिमिट करता है फिर ऑफ NCLT। केस लोड काफी ज्यादा है, वेकेंसी है, इनएडिक्वेट स्टाफ है, जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव डिले होता है। सो क्या ये जो अभी डिमांड है कंटेम्पररी वर्ल्ड में, उसके साथ अलाइन कर रहा है जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेजेंट है? सो NCLT में सैंक्शन किया गया है, रिफॉर्म लेके आने की बात की गई है कि जो स्ट्रेंथ है उसको हम एक्सपैंड करेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ 62 शुड बी एक्सपैंडेड। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म अगर आएंगे एंड मेडिएशन जैसे प्रोसेसेस हम फॉलो करेंगे तो NCLT के ऊपर भी बर्डन रिड्यूस हो सकता है। IBC जिसको इंट्रोड्यूस किया था 2016 के अंदर। But NCLT जो है, they were formulated in 1999 under the recommendation of Iradi committee. So we can say second stage of reforms are now required to improve the efficiency of NCLT in sync with the IBC and IBBI. Then data है $8.3 billion is the size of global handloom industry in 2023. Estimated size $15.6 billion तक जा सकता है। Expected CAGR between 2023 से 30 के बीच में 9.3% हो सकता है। So handloom industry. Then will the Bitcoin price rally sustain? बिटकॉइन में हमने देखा कि ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है आफ्टर द इलेक्टोरल सक्सेस ऑफ डोनाल्ड ट्रंप इन US। तो इंटरेस्ट जो है बिटकॉइन के अंदर इंक्रीज हुआ है एंड जो ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट है इट इज प्रोजेक्टेड टू रीच $3 ट्रिलियन। बट रिस्क और चैलेंजेस भी हैं। जो रेगुलेशन है इसका अनसर्टेन है अभी भी बहुत सारे कंट्रीज में, जैसे कि इंडिया भी, जहाँ पे जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है वो उतना ज्यादा फिर नहीं हो पाता। साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट होते हैं
जो कि वल्नरेबिलिटी दिखाता है क्रिप्टो पूरे इकोसिस्टम की। तो कैसे इसको सस्टेनेबल बना सकते हैं? रेगुलेशन में क्लैरिटी होनी चाहिए। जो मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन है ग्लोबली, उनके साथ अलाइनमेंट होना चाहिए। इन्वेस्टर का जो सेंटिमेंट है उसके ऊपर इन्फ्लुएंस आता है। सो बिटकॉइन का जो राइज है वो ये भी दिखाता है कि एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है क्रिप्टो करेंसीज को लेके, बट रेगुलेटर सिक्योरिटी चैलेंजेस अभी भी हैं। क्या वो सेफ है इन्वेस्ट करने में? क्या हम बैलेंस कर पा रहे हैं इनोवेशन को, एंड साथ में क्या हम मेजर्स ले पा रहे हैं उसकी वॉलेटिलिटी एंड साइबर थ्रेट को कम करने के लिए? वो यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम जो है वो हाईलाइट की जा रही है। एंटीबायोटिक यूज स्पाइक्स इन मिडिल इनकम कंट्रीज। वर्ल्ड में जो यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स इट इंक्रीज्ड बाय मोर देन 16% 2016 के बीच में एंड 2030 के बीच में। एंड मिडिल इनकम कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया ऑल्सो, यहाँ पे लार्जेस्ट राइज देखा गया इन द कंजम्पशन, विद इंडिया रिपोर्टिंग 16.5% इंक्रीज। अपर मिडिल इनकम कंट्रीज में हमने देखा कि इंडोनेशिया जैसे कि वहां पे भी 23% इंक्रीज हुआ। सो पैंडेमिक के बाद से हम देख सकते हैं कि और भी ज्यादा इंक्रीज हुआ है एंटीबायोटिक्स के अंदर। सो केयरफुल एंटीबायोटिक यूज की जरूरत है ताकि जो एएमआर होता है उसको हम कॉम्बैट कर पाए। एंटीबायोटिक कंजम्पशन जो है मिडिल इनकम कंट्रीज में, वो ये भी दिखाता है कि रेगुलेशन की जरूरत है हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर। पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस की जरूरत है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का कंसर्न उठता है ग्लोबल हेल्थ केयर क्राइसिस को क्रिएट करने में, स्पेसिफिकली डेवलपिंग नेशंस के अंदर। तो एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए ताकि अननेसेसरी जो यूज होता है एंटीबायोटिक प्रिस्क्रिप्शन का उसको हम रोक पाए। देन हैदराबाद races ahead in realty and governance. Hyderabad has emerged as one of the fastest growing city in terms of real estate growth, governance या फिर सोशो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के अंदर। इसको हम कंपेयर कर रहे हैं बाकी सब सिटीज से, बैंगलोर हो गया, दिल्ली हो गया, कि हैदराबाद क्यों सस्टेनेबल है एज कम्पेयर टू बैंगलोर एंड दिल्ली। सेकेंड और भी कि हैदराबाद वेदर अच्छा है लेकिन उसके पास फॉर एग्जांपल वाटर टाइप क्राइसिस का इशू नहीं है, पोल्यूशन का चैलेंजेस उतना ज़्यादा नहीं है। दैट इज वाई पीपल आर इन्वेस्टिंग इन हैदराबाद, रियल एस्टेट सेक्टर में भी और गवर्नेंस में, कि वहाँ गवर्नेंस भी तो ठीक है। तो जीसीसी जो बोलते हैं हम लोग, वो कहीं ना कहीं हैदराबाद में इन्वेस्ट करना चाह रहे ज़्यादा से। Then 100 tourist spots to get a facelift in 5-year plan. तो ये क्या दिखा रहा है? दिखा रहा है कि कैसे इंडिया का जो लॉन्ग टर्म गोल है टू इंक्रीज द टूरिज्म सेक्टर इन इंडिया, और हम लोग कैसे फॉरेक्स रिजर्व हो गया, या फिर हम लोग कैसे अपना जो एक भारत श्रेष्ठ भारत हो गया, या फिर पूरा इनक्रेडिबल इंडिया अचीव कर सकते हैं। टूरिज्म के लिए एमिनिटीज चाहिए, गवर्नेंस चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, साथ ही साथ उस जगह पे जो टूरिस्ट फ्रेंडली इकोसिस्टम चाहिए उसे फोकस करने के लिए बात करें। क्योंकि ओवरऑल जो टूरिज्म का इकोनॉमी है, खाली सिर्फ और सिर्फ 9.3 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट दिखे बाहर से इंडिया में आए। टोटल टूरिज्म इकोनॉमी 22.3 ट्रिलियन डॉलर है, लेकिन 28 बिलियन डॉलर खरीद हुआ है अभी इंडिया का, एग्जाम्पल है।
और ऑल्सो इसलिए 95% ऑफ जो टूरिज्म रेवेन्यू इंडिया में वो डोमेस्टिक टूरिज्म से हाँ, डोमेस्टिक 95%। से आता है, हाँ। एंड टूरिज्म में भी हम फोकस करें, जैसे मेडिकल टूरिज्म हो गया, बिजनेस हम्म। टूरिज्म हो गया, तो वो भी प्रमोट करना है। जैसे बिजनेस टूरिज्म में इट इज स्टेटेड MIC, लाइक, हाँ। हाँ, MIC माइस, तो डेस्टिनेशन कैन बी डेवलप्ड फॉर मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्जीबिशंस। हम्म। देन बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, जैसे बोले कि alternatives to वी Japan. नीड टू डाइवर्सिफाई द टेक्नोलॉजिकल स्किल एंड एज वेल एज द ओवरऑल इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर बियॉन्ड जापान, क्योंकि जापान पे सिर्फ डिपेंडेंट नहीं हो सकते ना। हम्म। फॉर एग्जांपल डिलेज होता है 1.08 ट्रिलियन में, कितना हो गया 1.08, अप्रोक्सीमेटली 1 लाख करोड़ हो गया। हैव बीन promoted India to explore alternative from beyond Japan. हम्म। Next, EV India EVs। 2024. तो देखा कि इंडिया एक्सपो सेंटर है ग्रेटर नोएडा के अंदर में। एक्सपो सेंटर क्या होता है, जिसमें हर एक जो कंपनी होते हैं वो अपने बेस्ट प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, वो शो करते हैं, ताकि फ्यूचर में कैसा प्रोडक्ट होना चाहिए, चाहे वो बसेस, ट्रक्स, ई ट्रक्स के बाद होता है, ईवीज का बात हो गया। तो जैसे बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, तो एक्सपो सेंटर ऑफ द ईवी है सिर्फ ये, कार्स का नहीं है। तो ईवी क्या है, उसके अंदर में ऑटो कंपोनेंट, रॉ रॉ मटेरियल, हाइब्रिड व्हीकल, सब चीज़ रहेगा। और अल्टीमेट जो गोल है वो रहेगी कैसे हम लोग डाइवर्सिफाई करें ईवीज में भी, ईवीज के अंदर में भी हम लोग सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल पर फोकस नहीं करें, हाइब्रिड पे फोकस करें। हम लोग फिर हाइड्रोजन व्हीकल का कैसे हाइड्रोजन आयन बैटरी बना सकते हैं उस पर फोकस करें, और ये बैटरी सिस्टम, स्टोरेज सिस्टम, उस पर फोकस करें। ऑल्सो बाकी जो फोकस इंडस्ट्रीज है रिलेटेड टू ईवी, जैसे बैटरी मैन्युफैक्चरिंग है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है, IoT डिवाइसेस एंड सॉफ्टवेयर, allied products, accessories. So it is important कि face to face interaction होगा, international players would be participating, will absorb and transfer more of latest technology from the world. So potential of India's EV industry can be highlighted. हम्म। Bengaluru Tech Summit. Air जैसे दिखाते हैं कि exhibitor. एग्जाम्पल है कैसे टेक Technology. समिट इम्पोर्टेंट है इसमें, हम्म। कि बेंगलुरु टेक समिट ऐसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर कोई कंपनी जाते हैं, अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, और वो एक तरह से लोगों को दिखाते हैं कि ऑन ऑन आने वाले समय में न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज क्या है इसमें। तो टेक समिट का एग्जाम। और ऑल्सो जो हम्म। इंडिया का फर्स्ट डेडिकेटेड ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी दैट इज बीन ब्रॉट बाय कर्नाटका, एंड कर्नाटका विल बी अगेन इट इज डेडिकेटिंग three districts as global innovation districts: Bengaluru, Mysuru, and Belagavi. हम्म। तो specialized focus. हम्म। Consumer watchdog. It moves to standardize diamond labeling. डायमंड कहाँ से आ रहा है, डायमंड बेसिकली हाँ, इस पे प्रोडक्शन डायमंड का बात हो रहा है, ओरिजिन। फॉर एग्जांपल जो डायमंड है वो ब्लड ब्लड डायमंड है, कि वो एक तरह से लैब में डायमंड है, नेचुरल है, लैब है, उस पर जो इशू होता है, फॉर एग्जांपल नेचुरल और Genuine को लेके होता है। हाँ जेन्युइन लैब ग्रोन ड्राइवर आइडेंटिफाई एज क्रिटिकल इश्यूज। तो उसके लिए हम लोग CCPA, कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, वो भी सर्टिफाई करेंगे, मैंडेटरी सर्टिफिकेशन, हम्म। लेबलिंग रिक्वायरमेंट, टेस्टिंग फैसिलिटी से प्रोवाइड करें। Climate action. It needs to rise above the pressures of politics. प्रेशर ऑफ पॉलिटिक्स है कि पंजाब गवर्नमेंट बात कर रही है कि दिल्ली गवर्नमेंट शुड टेक मोर एंड मोर मेजर्स, दिल्ली गवर्नमेंट ब्लेम अदर, हरियाणा हो गया, बाकी सब हो गया, इवन बियॉन्ड कंट्री, कंट्री भी ब्लेम करते हैं डेवलप कंट्री को कि उनका उनका हिस्टोरिकल मैंडेट है, तो उनको फंड देना चाहिए। जो EU है वो बात करते हैं कि CBM यूज करते हैं, ताकि जो डेवलपिंग कंट्री है दे आर मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एमिशन,
तो प्रेशर जो क्लाइमेट ऑफ पॉलिटिक्स ओवर द क्लाइमेट है, ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहा है ओवरऑल लॉन्ग टर्म, ये हार्म कर रहा है पूरा इकोनॉमी को भी, ओवरऑल इन्वायरमेंट को भी। यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, उसके के लिए कोलैबोरेशन चाहिए। COP29 में अभी बाकू में समिट में बात हुआ, नेशनल क्वांटिफाइड क्लाइमेट क्वांटिफाइड गोल जो एक्शन प्लान है उस पर फोकस किया गया, फाइनेंस का बात किया गया, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन और टेक्नोलॉजिकल शेयरिंग कैसे कर सकते हैं ऑन इक्विटी एंड बेनिफिट्स अप्रोच। तो मल्टी डेवलपमेंट बैंक्स कैसे वो इन्वेस्ट करेंगे, ग्लोबल कॉपरेशन कैसे आ सकता है, लॉस एंड डैमेज फंड कैसे दे सकते हैं, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन जैसे है वो कैसे हेल्प कर सकता है, ISA हो गया और बाकी सब। Hmm. We have completed the newspaper for today. Thank you so much everyone for joining. Keep watching and keep learning with Ansar Kari.